नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग साउथ इंडियन बैंक के बारे में बात करेंगे और कंपनी का फंडामेंटल को भी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है। लेकिन डिस्कशन में आगे बात करने से पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। और अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपने ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है या शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाए और आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दें, जिससे और लोगों को हेल्प मिल सके और इस तरह से हम छोटे इन्वेस्टर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पर आप बाय या सेल नहीं करेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का करेंट प्रोस्पेक्ट की बात करें तो कंपनी का करेंट प्रोस्पेक्ट वो उतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि आप इसका टीटीएम मींस ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी ने -262 करोड़ का लॉस किया है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही लो है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ टीटीएम में -12% है और लास्ट 3 to 5 ईयर में लो है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ टीटीएम में -380% है और लास्ट 3 to 10 ईयर्स में नेगेटिव है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी पुअर है और साथ ही हाई प्रोविजनिंग भी है। तो साउथ इंडिया बैंक के लिए अभी जो सिचुएशन है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अब कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी देख लेते हैं। तो कंपनी अपने करंट सिचुएशन से निकलने के लिए क्या क्या एक्शन लेने वाली है और इससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी फ्यूचर में क्या साउथ इंडिया बैंक रिकवर कर पाएगी या नहीं। तो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में कुछ मंथ पहले कंपनी के बोर्ड ने 240 करोड़ का फंड रेज करने के लिए अप्रूवल दिया था और इसके साथ साथ बैंक ने एडिशनल फंड 510 करोड़ का रेज करना चाहती है इन फ्यूचर। और ये सभी फंड रेज क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी का एक विजन है जिसका नाम है विजन 2024। तो उसको सपोर्ट करने के लिए सभी फंड रेज किया जा रहा है। और ये जो विजन 2024 है इसमें बैंक का गोल सेट किया है जिससे बैंक रिकवर होगा और साथ ही बैंक ग्रोथ ट्रैक पे वापस आएगा। और अभी बैंक का मेन फोकस बिग टाइम रिटेल पे है और उसके लिए बैंक ने बहुत सारे एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जहां पे आप देखेंगे कि बैंक ज़्यादा सेफर लोन देने की कोशिश कर रहा है। और बैंकिंग सेक्टर में सेफर लोन किसको कहते हैं? पहला रिटेल लोन जो कि बहुत ही सेफर होता है, दूसरा एग्री लोन और तीसरा एमएसएमई लोन यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज लोन। क्योंकि इन सेक्टर में जो भी लोन दिए जाते हैं वो छोटे अमाउंट के होते हैं और ऐसे छोटे अमाउंट में अगर आप बहुत सारे लोन देंगे उसमें से एक दो डिफ़ॉल्ट भी हो जाते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन वही अगर आप उसके बदले 4 से 5 हेवी लोन देते हैं कॉर्पोरेट कंपनीज को और उसमें से एक भी डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो बैंक को काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। और इसलिए बैंक अभी सबसे ज़्यादा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज लोन पे फोकस कर रहा है। रिटेल लोन के अलावा अगर आप इसके रिटेल डिपॉजिट की बात करेंगे तो बाय 2024 इनका टारगेट 71,000 से 72,000 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। और वहीं अगर आप इसके कॉर्पोरेट डिपॉजिट बुक देखेंगे तो वो अभी अराउंड 24% है, जिसको बैंक अभी कम करके 15% तक लाना चाहती है। मतलब कि कॉर्पोरेट लोन को कम करना चाहती है और रिटेल्स लोन, एग्री लोन्स और एमएसएमई लोन को जो कि अभी अराउंड 76% है, इसको और इंक्रीज करके 85% तक ले जाना चाहती है। और रिटेल बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करने का बैंक का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, जो कि लॉन्ग टर्म में बैंक के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो आप इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग और रतन टाटा की इन्वेस्टमेंट वाली ब्रोकरेज फॉर्म के साथ आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अभी बैंक का जो विजन 2024 है उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। तो बैंक अपना लोन बुक को 63,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक ले जाना चाहता है 2024 तक में। और वहीं बैंक अपना कासा रेशियो को 28% से 35% तक ले जाना चाहता है। और ये जो कासा रेशियो जितना ज़्यादा होता है बैंक के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। कासा का मतलब क्या होता है? तो करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होता है। और जितना ज़्यादा पैसा करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से बैंक के पास आएगा उतना ही बैंक के लिए अच्छा होता है, क्योंकि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट पे बैंक जो इंटरेस्ट पे करता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब कि कम इंटरेस्ट पे ज़्यादा फंड रेज करते हैं और उन्हीं फंड को बैंक लोन के फेस में ज़्यादा इंटरेस्ट पे देगा तो बैंक को भी प्रॉफिट मिलेगा। और इसके साथ ही बैंक अभी अपने प्रोविजन कवरेज रेशियो को अराउंड 72% से कम करके 65% तक लाना चाहता है। और अभी प्रोविजन कवरेज रेशियो क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। मान लीजिए हम लोग बैंक में जो पैसे डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस पैसे को लोन के फेस में आगे किसी को इंटरेस्ट पे देता है। तो कल को कोई अगर लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो बैंक अपने कैश में से
कुछ पैसे को अलग रखती है जिससे डिफ़ॉल्ट लोन को कवर किया जा सके, जिसको प्रोविज़न कहते हैं। और जिस बैंक का प्रोविज़न जितना कम होता है उस बैंक के लिए उतना अच्छा होता है। मतलब कि बैंक आगे जो लोन दे रही है वो बहुत ज़्यादा सेफर है, जिसके कारण बैंक को प्रोविज़न कम रखना होता है और बैंक के पास काफ़ी कैश बच जाता है। और इसलिए बैंक अभी रिटेल लोन को ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि वहाँ लोन बहुत कम डिफ़ॉल्ट होते हैं और जो डिफ़ॉल्ट होते हैं वो बहुत छोटे लोन होते हैं। और साथ ही बैंक अपने प्रोविज़न को भी कम करने में बहुत फोकस कर रही है। सो फ्रेंड्स, बैंक का प्राइस चार्ट देखते हैं तो इस बैंक ने अपने इन्वेस्टर को एक साल में रिटर्न माइनस में दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं -1.09% है। वही अगर 5 साल पे देखते हैं तो 5 साल में भी इस बैंक ने अपने इन्वेस्टर को माइनस में रिटर्न दिया है, जो कि 56.67% है। वहीं अगर मैक्स देखते हैं तो मैक्स अगर देखें जो कि 21 साल में 2000 से लेकर 2021 तक में, मीन्स कि टोटल 21 साल में इस स्टॉक ने, मीन्स इस बैंक ने अपने इन्वेस्टर को 685.85% का रिटर्न बना के दिया। तो यहाँ पे अगर मैक्स देखते हैं चार्ट तो यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रिटर्न है, बट मैं इसे कुछ अच्छा कंसीडर नहीं कहूँगा, क्योंकि ये उतना भी अच्छा नहीं है। 21 साल में कुछ लगभग आप 700% भी अगर पकड़ लो तो मुझे लगता है कि 21 साल में 700 का परसेंट एक अच्छा मैं इसे कंसीडर करूँ, तो मेरे हिसाब से तो ये कुछ अच्छा रिटर्न नहीं मुझे लगता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 0 है, म्यूचुअल फंड का यहाँ पे 0 है, डीआई ने यहाँ पे 16.62% की खरीदारी की है, एफआई ने 7.01 की खरीदारी की है, वही रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर यहाँ पे 76.37% की खरीदारी की है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज़ है प्रमोटर होल्डिंग, जो कि यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और वैसे अगर देखा जाए तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि और भी अच्छी कंपनी है जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 0 है। तो जैसे कि एग्जांपल आप देख लो आईटीसी, वहाँ पे भी प्रमोटर होल्डिंग आपको 0 देखने को मिलेगा, बट वहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 0 चलेगा क्योंकि कोई अगर ऐसी कंपनी जो वेल मैनेज है, अच्छे से प्रॉफिटेबल है, अच्छे से काम कर रही है, मैनेजमेंट जिसका अच्छा है, अगर वहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 0 है तो वहाँ पे उसे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वो वैसी कंपनी वो अपने प्रमोटर होल्डिंग पे फोकस ना करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइल पे और बैलेंस शीट पे फोकस करती है, मीन्स अपने नंबर पे फोकस करती है, ना कि अपने प्रमोटर होल्डिंग पे। बट वही अगर कोई कंपनी माइनस में है, लॉस में है, मैनेजमेंट उसका अच्छा नहीं है और वो कंटिन्यूस लॉस में चलते जा रही है और वहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग भी आपको 0 देखने को मिलता है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है, जो कि इस स्टॉक में या इस बैंक में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि प्रमोटर होल्डिंग भी 0 है और कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉस पे होते जा रही है और लास्ट ईयर तो उसका अच्छा खासा लॉस में है। तो आइए बैंक का कुछ इनिशियल रेशियो को देख लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशियो है वो सिर्फ उसी पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आरओसी देखते हैं तो जो कि 5.30% है, जो कि खास नहीं है। आरओई देखें तो 1.10 है परसेंट, जो कि ये भी कोई खास यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के पास कैश देखें, बैंक के पास कैश कितना है तो 8,770 करोड़ के आसपास में कैश है। और वही अगर डेट देखते हैं तो 86,819 करोड़ का यहाँ पे डेट है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि कैश बैंक के पास बहुत कम है, कंपनी के पास कैश कम है, और वही डेट अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि कहीं ना कहीं ये परेशानी वाली बात है। वहीं ईपीएस देखते हैं तो माइनस में है, सेल्स ग्रोथ माइनस में है, प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये भी माइनस में है। तो ये जो आपको ये जितने भी ये इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं जहाँ पे जो देखी जाती है, ये सभी कोई यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है इस बैंक में। बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइल देखते हैं तो अगर रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को तो मिल रहा है, जो कि ठीक है। बट इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली कि रेवेन्यू चूंकि यहाँ तो इंक्रीज होता हुआ देखने मिल रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर वही एक्सपेंस आप देखें तो यहाँ पे एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो देखिए आप कि रेवेन्यू जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एक्सपेंस उससे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक परेशानी वाली बात है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो आप कि यहाँ पे मार्च 2020 में आपका रेवेन्यू यहाँ से आपका ये कम हुआ 21 में, मार्च 2020 से 21 में रेवेन्यू आपका कम हुआ, बट वही अगर एक्सपेंस देखते हो तो एक्सपेंस आपका इंक्रीज हुआ, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वही टीटीएम देखें कि ट्रेलिंग 12 मंथ कि यहाँ पे रेवेन्यू और कम हो रहा है और यहाँ पर एक्सपेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं परेशानी वाली बात है कि यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है कि रेवेन्यू कम हो रहा है बट एक्सपेंस फिर भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हालांकि ये होता है कि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है, तो ठीक है, वो समझने वाली बात है, अंडरस्टूड वाली बात है कि ठीक है रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा। बट इस बैंक में, इस कंपनी में ये देखने को मिल रहा है कि लास्ट 2-3 साल में कि रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा, रेवेन्यू कम हो रहा है बट एक्सपेंस इंक्रीज होता जा रहा है,
जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए आगे चलते हैं, तो देखते हैं अदर इनकम। तो अदर इनकम भी यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, बट फिर भी उतना भी ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि एक्सपेंस देखा जाए तो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू कुछ खास नहीं है, बट उसके हिसाब से देखा जाए तो अदर इनकम एटलीस्ट इंक्रीज होना चाहिए ठीक ठाक, बट यहाँ पे बहुत कुछ वैसा इंक्रीज होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। और फ्रेंड्स, जो कि ये बैंक है, तो आप बैंक में अदर इनकम को बिल्कुल नोटिस कीजिएगा, बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रेशियो हो जाता है बैंक में और एनबीएफसी में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी जो होती है, और बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी शेयर होते हैं कंपनी होगी, उनमें अदर इनकम को बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो की तरह देखिएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो वही अगर नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं, तो नेट प्रॉफिट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर आपका 2018 तक तो ठीक ठाक इंक्रीज हो रहा था, नहीं 18 नहीं, आप यहाँ से देखो 2013 से देखा जाए तो कम होता हुआ देखने को मिला, और कम होते होते ये माइनस में चला गया। तो देखा जाए तो 2013 से अगर आप देखते हो नेट प्रॉफिट, तो कंपनी का कम होते होते लास्ट ईयर जो है टीटीएम जिसको कहते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ, तो ये अभी माइनस में यहाँ पे शो करा है, जो कि -262 करोड़ है, जो कि अच्छा खासा कंपनी लॉस में चल रही है। कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर देखते हैं तो आपका लास्ट 12 मंथ में अगर देखें तो आपका -12% है। वही 3 साल पर अगर देखते हैं तो 6% है, 5 साल में यहाँ पे 6% दिखा रहा है, और 10 साल में यहाँ पे 12% दिखा रहा है। तो ये जो सेल्स ग्रोथ है आपको जो यहाँ पे शो कर रहा है, ये कुछ खास देखने को मिला। लास्ट तो 12 मंथ है तो माइनस में, बाकी उसके बाद जो 3 साल 5 साल 10 साल जो है, ये तीन जो है, ये कुछ मुझे यहाँ पे खास देखने को नहीं मिल रहा है। वही अगर कंपाउंडेड आपका प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो लास्ट 12 मंथ में आपका -380% पे है, 3 साल पर अगर देखते हैं तो -43% है, 43%, 5 साल में देखें तो -29% है, और कोई 10 साल में देखें तो -14% है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे हर एक जो भी यहाँ पे 12 मंथ का अगर देखें, 3 साल का देखें, 5 या 10, ये सब कुछ यहाँ पे कंटिन्यूस माइनस में शो कर रहा है, जो कि एक बहुत ही परेशानी वाली बात यहाँ पे देखने को मिली कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी माइनस में चल रहा है लगभग पिछले 10 सालों से। वही अगर CAGR देखते हैं, स्टॉक का CAGR देखते हैं, CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो अगर CAGR देखते हो तो 1 साल में माइनस में है, 3 साल पे माइनस पे है, 5 साल में माइनस में है, 10 साल में माइनस में है। तो देख सकते हैं CAGR भी, ये चारों ये सब कुछ यहाँ पे माइनस के लिए, जो कि ये भी एक बहुत ही परेशानी वाली बात है। वही रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, ROE देखते हैं, तो लास्ट 12 मंथ का अगर देखें, लास्ट साल का देखें तो 1% है, जो कि कुछ खास नहीं है। वही अगर 3 साल का देखें तो 3% है, 5 साल का 4%, और 10 साल का 8%। तो ROE यहाँ पे मुझे भी कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है, तो मैं इसे बिल्कुल भी कहीं से भी, ये मुझे एवरेज भी कंसीडर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो चीज़ आप, ये किसी भी स्टॉक में ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि सेल्स ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, CAGR क्या है। CAGR भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, जो कि मैंने आपको बताया कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कि आपका हर साल किस तरह से वो आपका स्टॉक का ये CAGR से इंक्रीज हो रहा है। वही रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जिसको कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये सभी चीज़ यहाँ पे मुझे कुछ खास देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। कंपनी का अगर बैलेंस शीट देखते हैं तो शेयर कैपिटल अगर देखें तो यहाँ पे शेयर कैपिटल आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शेयर कैपिटल भी एक तरह से लायबिलिटी कर्ज की तरह ये काम करता है। वही अगर रिजर्व देखते हैं तो रिजर्व यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक यहाँ पे अच्छी बात देखने को मिल रही है कि कंपनी का रिजर्व भी इंक्रीज हो रहा है। वही अगर डेट देखते हैं तो डेट भी यहाँ पर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, और अच्छा खासा यहाँ पे डेट है कंपनी के ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात है। बट फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद भी रिसर्च कर लें, देन आप डिसीजन लें। आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू या नॉलेज मिली हो तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।